हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया टुडे। और आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ 23 मई 2020। तो 23 मई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन बेल होगा, उसे आप ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 मई को। प्रतिवर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष 21 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का संकल्प 2019 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अपनाया गया था। और इसका इतिहास जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2005 से दुनिया के प्रमुख चाय उत्पादक देश जैसे कि श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, नेपाल, केन्या, मलेशिया, मालवी, युगांडा और तंजानिया में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य वैश्विक चाय व्यापार के प्रभाव के बारे में नागरिकों और सरकारों का ध्यान आकर्षित करना है। और इसके उद्देश्य को जान लेते हैं। तो इस दिवस का मुख्य लक्ष्य चाय के स्थायी उत्पादन को बढ़ावा देना, गरीबी और भूख से लड़ने में जागरूकता प्रदान करना है। और चाय पर अंतर सरकारी समूह। तो खाद्य और कृषि संगठन के तहत चाय के अंतर सरकारी समूह ने 2015 में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। और सतत विकास लक्ष्य, चाय उत्पादन निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, जैसे कि गरीबी कम करना और भूख से लड़ने में सहायता और महिलाओं में सशक्तिकरण और स्थलीय परिस्थिति प्रणाली को सतत प्रयोग। और चाय के महत्व को जान लेते हैं। तो चाय उत्पादन जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। चाय का उत्पादन केवल कृषि स्थितियों में किया जा सकता है। बहुत सीमित देश हैं जो चाय का उत्पादन करते हैं, इसलिए चाय उत्पादक देशों में अपने चाय उत्पादन के साथ साथ जलवायु चुनौतियों को भी एकीकृत किया जाता है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। साथ ही भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत का लगभग 30% वैश्विक चाय उत्पादन का उपभोग करता है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा 26 रक्षा वस्तुएं मंजूर कर ली गई? तो ये की गई है रक्षा मंत्रालय द्वारा। 20 मई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी। यह सार्वजनिक खरीद आदेश 2017 के संशोधन के माध्यम से किया गया। और मुख्य बिंदु, रक्षा मंत्रालय ने अब तक 127 वस्तुओं को अधिसूचित किया है, जिसके तहत स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को वरीयता दी जाएगी। 127 वस्तुओं में से ये 26 वस्तुएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। 26 वस्तुओं की विशेष वरीयता। तो सार्वजनिक खरीद आदेश 2017 के खंड 3 के तहत 26 वस्तुओं को महत्वपूर्ण बना दिया गया है। आदेश के अनुसार खरीद करने वाली संस्थाएं स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से इन वस्तुओं की खरीद करेगी और इसके अलावा वे खरीद के मूल्य के बावजूद वस्तुओं को खरीद कर सकेंगे। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि स्थानीय आपूर्तिकर्ता न्यूनतम स्थानीय सामग्री MLC को पूरा करें। और कुछ वस्तुएं ऑयल पंप MLC का 50% दरवाजे और 60% उच्च तापमान वाले गैस टैक्स आदि हैं। सार्वजनिक खरीद आदेश। मेक इन इंडिया भारत का बढ़ावा देने के लिए 2017 में सार्वजनिक खरीद आदेश जारी किया गया था। वह आय और रोजगार में सुधार के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को विनिर्माण को बढ़ावा देता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान। उपरोक्त कदम देश के आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं। कोविड-19 खतरे के कारण भारत में MSME बुरी तरह से प्रभावित हुए और अन्य सभी पहलों के बीच भारत इस योजना के तहत स्थानीय रूप से निर्मित सामानों को महत्व देगी और इसे हासिल करने के लिए रक्षा क्षेत्र के कुछ वस्तुओं को आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इसके द्वारा देश में विदेशीकरण में सुधार किया जाएगा। कैबिनेट ने बैठक में आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत कई पहलों को मंजूरी दी। 20 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई पहलों को मंजूरी दी है। और मुख्य बिंदु,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्यान्न आवंटन कोयले के लिए नीलामी पद्धति अपनाने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के लिए दूसरा आदेश जारी करने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम आंशिक क्रेडिट कार्ड योजना के औपचारिक रूप से देने के लिए योजना को मंजूरी दी है। खाद्यान्न का आवंटन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 करोड़ से अधिक प्रवासियों को केंद्रीय पुल से खाद्यान्न आवंटित करने के लिए मंजूरी दे दी है। प्रवासियों के प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज प्रदान किया जाएगा और ये कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार ऐसा कदम उठाने वाला अधिकार है। प्रवासी को मई और जून के महीने के लिए प्रणाली तहत खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा और ये प्रवासियों के लिए तत्कालिक राहत उपाय के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि वन नेशन वन कार्ड योजना जून के 2020 के अंत तक लागू किया जाना है और इस योजना के लागू करने के लिए भारत सरकार 2,982 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कोयला नीलामी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए कोयला नीलामी विधि की घोषणा की है और इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यह नई विधि पर्याप्त प्रतिस्पर्धा की अनुमति देती है जो कोयला ब्लॉकों को तेजी से विकास करेगी और नई विधि कॉल बेड मॉर्थन के उपयोग की अनुमति देती है और कोकिल कॉल लिंकेज कार्यकाल बढ़कर 30 साल कर दिया गया है। और जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन द्वितीय आदेश 2020, तो इसके तहत इस आदेश के अनुसार राज्य के सभी स्तर नौकरियों के लिए अधिवास की स्थिति को बदल दिया गया है और आपातकालीन क्रेडिट लाइन योजना। इस योजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल पात्र MSME को 3 लाख करोड़ रुपए तक अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है और इसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 41,600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और कोविड-19 के अभूतपूर्व स्थिति को मुकाबला करने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन योजना तैयार की गई थी और इस योजना का उद्देश्य सदस्य ऋण संस्थानों MLI, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों आदि को प्रोत्साहन प्रदान करता है। विशेष तरलता योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में चल निधि प्रवाह को बढ़ाने के लिए आवास वित्त निगमों और गैर बैंकिंग वित्त निगमों के लिए विशेष तरलता योजना को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत स्पेशल पर्पज व्हीकल स्थापित किया जाएगा जो ट्रेड्स और एसेट्स को फंड प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के तहत उपायों को लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है और ये योजना नीली क्रांति लाएगी और इसे 5 साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा और यह योजना 20,050 करोड़ की अनुमति राशि के साथ केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और इसका उद्देश्य मछली बुनियादी ढांचे और नियामक ढांचे का उत्पादन को बढ़ावा देता है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के गठन को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत भारत सरकार 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इसका व्यय केंद्र और राज्य के बीच 60:40 में साझा किया जाएगा और इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों तक वित्त की पहुंच को बढ़ाना है और आदिवासी जिले में लघु वन उपज भी ध्यान केंद्रित करेगा। आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 मई को। प्रतिवर्ष 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में हिंसा और आतंकवाद के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना है। मुख्य बिंदु। 21 मई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु वर्षगांठ है और 21 मई 1991 में चेन्नई के एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे श्रीलंकाई तमिल अलगाववादी संगठन की महिला सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। राजीव गांधी भारत के 64वें प्रधानमंत्री थे और वो 1984 से 1989 के बीच थे और राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में हुआ था। उनकी माता का नाम इंदिरा गांधी था और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने सत्ता की बागडोर संभाली थी। राजीव गांधी 40 वर्ष की आयु के देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 के बीच देश के प्रधानमंत्री रहे
और 18 दिसंबर 1985 से 1991 के बीच भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ के पार हुई है? तो ये हुई है 1 करोड़ के पार। 20 मई 2020 को भारतीय आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को छू गई है। प्रधानमंत्री ने इस योजना के 1 करोड़वें लाभार्थी के साथ टेलीफोन पर बातचीत भी की है। और कोविड-19 के बाद भारत सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत बीमारी को परीक्षण और उपचार निःशुल्क किया जाएगा। कोविड-19 परीक्षण ICMR द्वारा तय प्रोटोकॉल के अनुसार किया जा रहा है और ICMR द्वारा एक अधिकृत परीक्षण सुविधाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जोड़ा गया है। यह अप्रैल 2020 में किया गया था और इसके माध्यम से भारत सरकार अब आयुष्मान भारत के लिए लाभार्थी को निःशुल्क परीक्षण सुविधाएं प्रदान कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी और इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रूप में जाना जाता है और यह योजना प्रति वर्ष 5 लाख का बीमा कवर करती है और इस योजना के तहत पात्र परिवार सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर तय किया जाएगा। महत्व। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार लगभग 82% शहरी परिवारों को 86% ग्रामीण परिवारों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। लगभग 17% परिवार अपने बजट का 10वां हिस्सा स्वास्थ्य सेवाएं पर खर्च करते हैं और इसलिए इन मुद्दों को हल करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत आयुष्मान भारत शुरू किया गया। अंडमान से दुर्लभ किस पेड़ को विलुप्त होने से बचाने के लिए केरल में रोपित किया गया? तो वो है दक्षिण अंडमान द्वीप के एक दुर्लभ पाम के पेड़ को। दक्षिण अंडमान द्वीप के एक दुर्लभ पाम के पेड़ को जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल और बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट केरल में रोपित किया गया है। इसके विलुप्त को रोकने के लिए इस प्रजाति को केरल में लाया गया है। मुख्य बिंदु। इस दुर्लभ पाम के पिनांगा ऑन्डेमोनिस कहा जाता है और इसे लुप्त प्राय प्रजाति है। वर्तमान में इस प्रजाति के केवल 600 नमूने हैं और यह छोटा है और आमतौर पर सदाबहार जंगलों में पाया जाता है। पेड़ के जन्म प्लाज्मा को संरक्षण करना सुनिश्चित किया गया और इसे प्रजाति को विलुप्त होने से रोका जा सके। यह प्राकृतिक आपदा के कारण संकटग्रस्त है। पाम के बारे में। इस पेड़ को 5 से 6 घंटे धूप, 80% आर्द्रता की आवश्यकता होती है और यह उन क्षेत्रों में अच्छी तरह से पनपता है जहां तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता हो। इस पाम का नाम आधुनिक मलेशियाई राजा से लिया गया है जिसे पेनांग कहा जाता था और इसे प्रजाति को 1992 तक विलुप्त माना जाता था। जर्म प्लाज्मा क्या है? जर्म प्लाज्मा उत्तक और बीजों की तरह जीवित संसाधन है जो पौधों के प्रजनन के लिए संरक्षित है और उन्हें आनुवांशिक संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट मॉडल ने कोविड-19 के खतरों को कम कैसे किया? तो कोविड-19 नॉर्थ ईस्ट मॉडल को एक बड़ी सफलता रही और इस मॉडल की सफलता के कारण क्षेत्र के 5 राज्यों को कोविड-19 मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया और इसमें मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड शामिल है। मुख्य बिंदु। त्रिपुरा के विशेष रूप से CAPF केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बीच कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई थी। असम के इस क्षेत्र का सबसे बड़ा राज्य है और असम की बीमारी की सीमित किया गया है। मॉडल। केंद्र और राज्य सरकारों की त्वरित प्रक्रियाओं के कारण नॉर्थ ईस्ट मॉडल सफल रही और वे प्रक्रियाएं इस प्रकार है। दवा और उपकरण एयर कार्गो और भारतीय वायुसेना द्वारा डिलीवरी किए गए। परीक्षण सुविधाओं की संख्या बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक आपूर्ति उपलब्ध कराई गई। हालांकि ये सफलता के प्रमुख कारण थे और अन्य कारक भी हैं। वह इस प्रकार हैं। सिक्किम और नागालैंड के परीक्षण सुविधाएं नहीं हैं जबकि असम और केरल के 2 परीक्षण सुविधाएं थीं और TrueNet परीक्षण सुविधा सिक्किम में शुरू की गई थी और DoNet एक मिशन है जिसे उपयोग उत्प्रेरित के परीक्षण के लिए किया जाता है
और अप्रैल 2020 में कोविड-19 के मामलों का परीक्षण करने के लिए ICMR द्वारा अनुमोदित किया गया था। रेड आर्मी का गठन नॉर्थ ईस्ट में हुआ और इसे बुद्धिमान वृद्ध पुरुष और महिलाओं में को शामिल किया गया जो गांव की मदद करते हैं और ग्रामीणों के बीच अपना बहुत सम्मान है, और इसे आदिवासी तक आसानी से पहुंचने में मदद मिली, जो उत्तर पूर्वी राज्यों को कोविड मुक्त बनाने में प्रमुख योगदान थी। लाइफलाइन उड़ान आवश्यकता वस्तुओं और मेडिकल कार्गो को प्रदान करने के लिए लाइफलाइन उड़ान योजना शुरू की गई थी। इस योजना में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, दस्ताने और मास्क की आपूर्ति की गई। किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थावने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो वो है लोसोथो। अफ्रीकी देश से लोसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थावने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके खिलाफ उनकी पूर्व पत्नी की 2017 में हत्या के केस में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा था। प्रधानमंत्री थॉमस थावने ने कहा कि उनकी एक महान एक्शन के थिएटर से रिटायर होने के पब्लिक ऑफिस से छुट्टी लेने का वक्त आ गया है। 80 साल के थावने काफी वक्त से कह रहे थे कि वे रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह पर वित्त मंत्री मार्कटिस मोहरो PM होंगे। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। चीन के इस कदम से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बिगड़ गए हैं और चीन की कार्रवाई से आशंका जन्म ले रही है, जिससे शुरू होने वाली वैश्विक ट्रेड वॉर चीन और कई अन्य देशों पर घसीट सकता है। वायरस के प्रसार को लेकर चीन भी शुरुआत से कई बार आरोप लगते रहे हैं। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ? तो वो है अमेरिका। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। इस टीके का विकास जेफरसन कंपनी ने किया है। भारत बायोटेक ने यह घोषणा किया है कि वे इस टीके की वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके हैं और रेबीज के टीके इस्तेमाल कर विकसित किया गया है और ये कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में काम करेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।